हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 104 यानी कि 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लांट। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लांट में कुछ विशेषकर डाटा है नहीं, जो भी है एसओपी है, सेंटेंस है और सेफ्टी को देखते हुए कुछ बातें रखी गई है। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन नंबर 104। बेसिकली आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी माइनिंग ऑपरेशन होती है, आप एक्सीडेंट या हजार्ड को रोक नहीं सकते, बशर्ते उससे आप कम कर सकते हैं। इन द केस अगर माइंस में कोई भी डंपर चल रही है, सपोज डैट यहाँ आपका इंक्लाइन से डंपर आ रही है और मशीन है, तो स्वाभाविक बात है कि आज आज नहीं तो कल सर्विसिंग वैसे तो प्रॉपर होती है। बट इन द केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो डंपर रहता है, ये आपका डंपर है, एज दिस इज योर डंपर। सपोज दैट ये हमारा आपका डंपर है, ठीक ना। ये माइंस में रनिंग हो रही है। इन अगर ग्रेडियंट ग्रेडियंट पे ये हो सकता है कि इसके बीच में डंपर बीडी हो जाए या फिर डंपर का ब्रेकडाउन फेल हो जाए। तो वैसे तो बहुत सारे ब्रेक होते हैं, सर्विस ब्रेक, पार्किंग ब्रेक और भी डंपिंग ब्रेक, ये सब बहुत सारे ब्रेक होते हैं। इन द केस अगर होल रोड आपका प्रॉपर तरीके से नहीं मेंटेन किया हुआ है और आपका डंपर बीडी हो जाता है, तो हो सकता है ये एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाएगी, या फिर स्टीयरिंग लॉक हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग, कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, एक्सीडेंट को खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। हजार्ड को कम कर सकते हैं बट हजार्ड को खत्म नहीं कर सकते हैं। माइंड से ऑपरेशन है, आज नहीं तो कल कोई भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, हजार्ड होने का चांसेस रहता है, डिजास्टर भी कभी कभी होता है। तो एज ए प्रैक्टिकली अगर कोई भी बंदा या कोई भी ऑफिसर ये कहता है कि हम माइंस में एक्सीडेंट होने ही नहीं देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइंस है, ऑपरेशन है, वर्किंग मेथड है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को हम कम कर सकते हैं, बट पूरी तरह से हम कंट्रोल नहीं मतलब ये नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक ना। कहने का मतलब है, अगर अंडरग्राउंड माइंस में भी अगर आप देखते हैं तो आपने तो सारा प्रिकॉशन या जो भी स्टेप है प्रिकॉशन का वो ले रखा है, बट नेचुरल चीज़ से हम लोग खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं। एज ए जो नेचुरल चीज़ यानी कि जो नेचुरल प्रकृति का देन है, सपोज दैट ये अर्थ है, दी अर्थ है और अर्थ के अंदर यहाँ पे कोयले की फॉर्मेशन है। 5 किलोमीटर डिप के होने के बाद कोयले की फॉर्मेशन है। तो एज ए ये नेचुरली बहुत बढ़िया है, बट अगर हमने इसको एक्सट्रैक्शन किया तो कहीं ना कहीं ये स्पेस हमारा वॉइड रह जाएगा, या फिर हम अगर इसमें भर भी देते हैं स्टोविंग मेथड से भर भी देते हैं वॉइड को, बट जो नेचुरली पहले जैसा शेप एंड साइज था या पहले जैसा जो फॉर्मेशन था वो तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये अनबैलेंस होने का चांसेस रहता है। तो अनबैलेंस जहाँ कुछ भी आप नेचुरल चीज को करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन दिखाएगा ही, अपोजिट रिएक्शन को दिखाएगा ही। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज होने के कारण पोल्यूशन हो रही है। एज ए वाटर पोल्यूशन, बहुत सारा व्हीकल्स यूज होने से आपका एयर पोल्यूशन हो रही है। तो प्रकृति के खिलवाड़ के साथ अगर आप प्रकृति से अगर आप खिलवाड़ करते हैं, तो उसका भी डिमेरिट आपको ही भुगतना होगा, कोई बाहर से या फिर अंतरिक्ष या यूनिवर्स से आने वाला है नहीं, ठीक ना। तो वो अलग बात है। चलिए हम लोग चलते हैं रेगुलेशन 104। यहाँ हमने बता रहा था, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी माइंस या माइनिंग ऑपरेशन है, उसमें हम हजार्ड को या एक्सीडेंट को एज ए कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। बट
कभी भी कोई भी एक्सीडेंट या फिर पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। चांसेस रहता है कि एक्सीडेंट नहीं हो, ये हमारे लिए पहला प्राथमिकता रहता है कि सेफ्टी फर्स्ट देन प्रोडक्शन मोस्ट। तो प्राथमिकता रहता है कि भाई सेफ्टी के ही पर्पज से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, और उम्मीद उम्मीद ऐसे हम लोग जता दें कि एक्सीडेंट ना हो, और हद तक नहीं नहीं भी होता है, बट किसी मशीनरीज या कोई ऐसा माइनर डिफेक्ट हो जाने के कारण चांसेस बनी रहती है एक्सीडेंट की, तो उसको हम लोग मिनिमाइज, कंट्रोल और एलिमिनेट करने का प्रावधान कैसे है, ये हम लोग रेगुलेशन 104 में देखेंगे, यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में SMP बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के तहत सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो बनती है SOP, इसी के तहत भी आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या कहता है। तो पहला कि द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल बी, मतलब ओनर, एजेंट और मैनेजर, किसी भी माइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर, एजेंट और मैनेजर। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओनर, एजेंट और मैनेजर। इन्हीं की ड्यूटी रहती है कि माइंस में भी जो भी एक्सीडेंट हजार्ड है उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और और हजार्ड को कम करेंगे। एलिमिनेट, कंट्रोल और एक वर्ड में क्या हो छूट रहा है, हाँ, मिनिमाइज, कम करेंगे, हजार्ड को कम करेंगे तो मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज। तो ये हमारा हो गया सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी रहती है वो क्या रहती है? एलिमिनेट द रिस्क, कंट्रोल द रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क। ओके, तो ये पहला पॉइंट कहता है आइडेंटिफाई द हजार्ड, द ओनर्स एंड ओनर, एजेंट और मैनेजर। पहला पॉइंट कहता है कि आइडेंटिफाई द हजार्ड टू हेल्थ सेफ्टी पर्सन एम्प्लॉय एट द माइन टू विच मे बी एक्सपोर्ट वाइल एट वर्क। तो अगर कोई भी माइनिंग ऑपरेशन चल रही है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो हजार्ड को पहचाने, ठीक, और उसके लिए आप प्रिकॉशन या सेफ्टी भी बरतें। उसके बाद पहला है आइडेंटिफाई द हजार्ड, दूसरा एसेस द रिस्क, आप रिस्क को देखें फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी पर्पस विच एम्प्लॉय में भी एक्सपोज्ड व्हाइल दे आर एट वर्किंग के समय आप रिस्क को भी एसेस करें। रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट हजार्ड, आइडेंटिफाई द रिस्क एसेम, और जो भी आप सिग्निफिकेशंस या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि वहाँ पे हजार्ड है या रिस्क है, तो उसको आप रिकॉर्ड करें, मेंटेन करें, और उसके लिए क्या प्रावधान आप लेंगे, क्या स्टेप प्रिकॉशन लेंगे, वो भी आपको मेंटेन करना है, और वहाँ पे इंस्पेक्शन भी करना है। उसके बाद ये पॉइंट है फॉलो एन एप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन द हजार्ड एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। ओके, तो पहला पॉइंट 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी रहेगी कि आइडेंटिफाई द हजार्ड, एसेस द रिस्क, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेशन हजार्ड, आइडेंटिफाई एंड रिस्क असेस्ड। उसके बाद जो भी आप प्रिकॉशन लेंगे या उसके लिए क्या नेसेसरी स्टेप उठाएंगे वो सारे आपको मैनेजमेंट करना है, एज ए नोट बॉन्ड पेज बुक में भी आपको मेंटेन करना है, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइंस आफ्टर कंसल्टिंग सेफ्टी कम्युनिटी ऑफ द माइन एंड इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन शॉल बी ऑल मेजर नेसेसरीज टू, जितने भी आपके माइंस में या फिर माइंस के सेफ्टी कमेटी है तो उन सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि एलिमिनेट द रिस्क, एलिमिनेट एनी रिकॉर्ड, उसके बाद कंट्रोल द रिस्क एंड मिनिमाइज द रिस्क। जितने भी सेफ्टी मैनेजमेंट के पर्सन्स हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट के पर्सन्स मैं बताऊंगा कुछ देर में, तो जितने भी सेफ्टी मैनेजमेंट के पर्सन हैं
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी आएगी कि एलिमिनेट द रिस्क को आप एलिमिनेट कीजिए, कंट्रोल कीजिए और मिनिमाइज कीजिए। ये सारी क्या होगा, रिस्क पे आएगा। और ये करेगा कौन, सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी कमेटी। ओके, इसके बाद डी पॉइंट में है, इन सो फार रिस्क रिमेन प्रोवाइडेड द पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड इंस्टीट्यूट ए प्रोग्राम मॉनिटर टू द रिस्क टू विच एम्प्लॉय में बी एक्सपोज्ड। यानी कि आपको पीपीई भी प्रोवाइड करना है, सेफ्टी मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, आपका एयर माउथ मास्क आ जाएगा, फिर ग्लासेस आ जाएगा, ई ग्लासेस आ जाएगा, फिर आपका रेडिएंट आ जाएगा। रेडिएंट को कैसे बोलते हैं, एटलोसेंट जैकेट, हाँ सॉरी, जो जैकेट रहता है एज ए नॉर्मली सब जैकेट ही बोलते हैं, वो एटलोसेंट या कुछ ही इसी तरह का नाम है, जो रेडियम लगा रहता है जिसमें चमकदार रहती है। फिर आपका शूज आ जाएगा, फिर हेलमेट आ जाएगा, और भी जो भी आपका सेफ्टी के पर्पज से है वो सारे सेफ्टी कमेटी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि प्रोवाइड करवाने का। अब हम लोग चलते हैं सेफ्टी कमेटी की। सेफ्टी कमेटी कौन कौन होते हैं और कितने मेंबर होते हैं सेफ्टी कमेटी में। तो सेफ्टी कमेटी आप समझिए कि वैसा माइंस जिसमें मोर देन 100% एम्प्लॉय हो, यानी कि ऐसा कोई माइंस या ऐसा कोई आउटसोर्सिंग जिसमें मोर देन 100% ऑर्डिनरली एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय काम कर रहे हो या एम्प्लॉय हो, तो वैसे केस में आपको सेफ्टी कमेटी बनाना अनिवार्य है। ठीक, अब ये सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर्स रहेंगे, ये सेफ्टी कमेटी में एटलीस्ट 15 मेंबर्स रहेंगे, 15 मेंबर्स रहेंगे। 15 मेंबर्स में कौन कौन रहेंगे, तो 15 मेंबर्स में सबसे पहले मैनेजर रहेंगे, फिर मैनेजर के बाद सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे, फिर 5 मेंबर ट्रेड यूनियन से रहेंगे जो कि वर्कर के हित में बात रखे, वर्कर के हित में बात रखे। उसके बाद 5 मेंबर एज ए मैनेजमेंट के रहेंगे, जो कि मैनेजमेंट के हित में बात रखे। तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 11 और 12, और 3 मेंबर वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे, वर्कमैन्स इंस्पेक्टर जो कि माइंस में होते हैं। तो ये टोटल सेफ्टी कमेटी के मेंबर की बात रखी गई है कि सेफ्टी कमेटी में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें कि पहला मैनेजर, उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद 5 मेंबर वर्कर के हित में बात करने वाले या फिर 5 मेंबर यूनियन लीडर के, 5 मेंबर मैनेजमेंट के होंगे जो कि मैनेजमेंट के हित में बात कर रखेंगे, और 3 मेंबर्स हमारा वर्कमैन इंस्पेक्टर होगा। यानी कि 5 5 10 और 3 13 14 और ये 15, टोटल 15 मेंबर्स। ठीक है, इनकी मीटिंग प्रत्येक, ये जो मीटिंग करते हैं सब प्रत्येक माइंस की अलग अलग शेड्यूल रहती है। कोई महीने में एक बार मीटिंग रखती है,
30 डेज में एक बार मीटिंग रखती है, कोई 30 डेज में या फिर 15-15 दिन में एक बार मीटिंग रखती है। तो यानी कि महीने के ये 2 बार मीटिंग हो जाएगी। तो जब हम लोग सेफ्टी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे उसमें और भी तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी तरीके से जानेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट देखते हैं। उसके बाद कहता है थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई हजार्ड एंड रिस्क द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल बी प्रिपेयर ए ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान that form parts of overall management and including organizational structure, planning activities, responsibility, practice, procedure, process and resources developing, implement, achieving, reviving and maintaining a safety and health policy of company। मतलब ओनर एजेंट और मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ड्यूटी रहेगी कि एज ए ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, जिसको हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ प्लान के नाम से जानते हैं। और इसमें आपने क्या क्या वर्क किया है, जैसे ओवरऑल जो मैनेजमेंट रहेगी आपका, वो आपको डाटा मेंटेन करना है, फिर स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, प्लानिंग क्या है सेफ्टी से रिलेटेड वो मेंटेन करना है, एक्टिविटीज क्या है, आपने क्या क्या करना है या क्या क्या किए हैं वो मेंटेन करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिस क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है, प्रोसेस और रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंट, अचीविंग एंड रिवाइविंग एंड मेंटेनिंग ए सेफ्टी हेल्थ पॉलिसी क्या है, ये सारा आपको मेंटेन करना है। और ये मेंटेन कैसे होगा, सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ प्लान के वर्ड रूप से होगा। और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, ओनर एजेंट और मैनेजर। ओके। इसके बाद एक पॉइंट ये भी होता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के तहत ही सभी मेंबर को 2-2 घंटे की क्लास दी जाती है, ठीक ना, ताकि सेफ्टी के बारे में आपको बताया जा सके। और कोई भी एनुअल इवेंट या कोई भी इवेंट होता है, जैसे माइंस में 15 अगस्त या 26 जनवरी या फिर प्रोडक्शन मंथ की कोई भी इवेंट होता है, तो बहुत सारे सेफ्टी मैनेजमेंट के कैंडिडेट या फिर रेस्क्यू रूम के जो भी ब्रिगेडियर होते हैं, वो सारे अपने एज ए नुक्कड़ टाइप में नाटक करके एज ए सेफ्टी से कैसे बचाते हैं, कैसे रिकवरी करते हैं, वो दिखाते हैं। हम लोग ने खुद किया है, जब वोकेशनल ट्रेनिंग हमारी चल रही थी, तो हमने खास डोरी माइंस में सेफ्टी के पर्पज से हम लोग बहुत सारे नुक्कड़ नाटक करके भी दिखाए हैं, ऐसे 15 अगस्त के टाइम पे और 26 जनवरी के टाइम पे। और बहुत सारे बातें भी रखते हैं कि आपको ऐसे बचना है, यहाँ अगर डेंजरस जगह है तो वैसे काम नहीं करना है, वैसी जगह पे आपको अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है। देन आपका सीनियर ऑफिसर जो भी आपको आदेश देंगे उस आदेश को आपको पालन करना है। बहुत सारे मैसेजेस भी जाती हैं, ठीक ना। तो चौथा पॉइंट है, इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ द ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर इम्प्लीमेंट द measure determine necessaries and contain in safety management plan for achieving the objective set out of sub-regulation in the order which measure they listed said sub-regulation। मतलब वही ओनर एजेंट और मैनेजर की ड्यूटी रहेगी सेफ्टी को लेके, और उसके लिए क्या आप वर्क करेंगे, क्या नेसेसरीज कंटेन है, वो भी आपको रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक ना। इसके बाद पांचवा पॉइंट में कहता है फिफ्थ लाइन्स में, द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शॉल बी कंटेन, कि जो सेफ्टी मैनेजमेंट हम लोग जो प्लान बना रहे हैं उसमें क्या क्या कंटेन होना चाहिए। तो पहला, डिफाइन माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी पॉलिसी है कंपनी की एज ए बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, कोई भी सब्सिडी की जो भी हेल्थ पॉलिसी है, जैसे कि ज्वाइनिंग होने के टाइम पे पीएमई करवाते हैं, फिर आईएमई होता है, पीरियोडिकली प्रोनाउंस हो नहीं पा रही है, पीरियोडेटेबल मेडिकल एग्जामिनेशन या इसी तरह है, ठीक। तो वो हम लोग पीएमई करवाते हैं या फिर एसएमई करवाते हैं, पीएमई एंड आईएमई, ठीक।
करवाते हैं वो भी पॉलिसी के तहत आएगी कंपनी की। फिर कोई भी एक्सीडेंट या थोड़ा माइनर होता है तो उस एक्सीडेंट या उससे क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, क्या फर्स्ट एड लेना है, वो भी पॉलिसी के तहत लगेगी। प्रत्येक 6 महीने में एट इंजेक्शन लगता है टिटनेस का, ताकि कोई भी इंफेक्शन आपकी बॉडी में ना हो। और भी बहुत सारे इसमें सेफ्टी हेल्थ पॉलिसी की बातें रखी जाती है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के तहत रखी जाएगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ए प्लान इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, और जो भी प्लान है इम्प्लीमेंट करना जरूरी है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाउ द मैन और माइन इंटेंड टू डेवलप कैपेबिलिटी टू अचीव द पॉलिसी, ठीक है, और कैसे अचीव कर रहे हैं उस पॉलिसी को, वो भी आपको मेंटेन करके देखना है। प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, और जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है उसी के अंतर्गत प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान भी रखना अनिवार्य है। एसओपी की मैंने बात की थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। एसओपी यानी कि कोई भी काम को कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्किंग मेथड पर्पज सारा प्रोसेस लिखा होता है, तो उसी को हम लोग एसओपी कहते हैं। तो सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर भी रेगुलेशन 104 के तहत मेंटेन करना है। उसके बाद वे टू मेजर मॉनिटर इवेल्यूट परफॉर्मेंस ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान टू करेक्ट मैटर्स दैट डू नॉट कंफर्म विथ सेफ्टी मैनेजमेंट। और जितने भी तरीका है सेफ्टी मैनेजमेंट और मॉनिटर करने का, ताकि एक्सीडेंट कम हो, तो वैसे वैसे मैटर को आपको इसी में मतलब इसी इसी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लांट में ही आपको मेंटेन करके रखना है। A plan to regularly review and continually improve the safety management plan। और जितने भी प्लान आप बना रहे हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट के प्लान जितने भी आप इंक्लूड कर रहे हैं हेल्थ को लेके या फिर किसी भी कंपनी की पॉलिसी को लेके, वो प्रॉपर आपको देखना है और इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद कहता है A plan to review safety management significant change occurs and details involvement of mine worker in it development and application। और उस प्लान को आपको रिव्यू भी करना है। अगर कुछ आपको त्रुटि या कुछ दिक्कत हो या फिर भविष्य में आप अपडेट करना चाहते हैं तो एज ए मीटिंग करके आप उसमें अपडेट कीजिए। और इसी प्लान के अंतर्गत जितने भी वर्कर्स हैं, वर्कर के सारे नेम लिस्ट होना चाहिए। एज ए नेम के साथ मेंटेन रखना है सारे वर्कर्स को। और ये किसकी ड्यूटी रह जाती है? ओनर, एजेंट और मैनेजर की। इसके बाद इसके बाद छठा पॉइंट कहता है द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल बी पीरियडिकली रिव्यू द हजार्ड, आइडेंटिफाई द रिस्क, assessed to determine whether the elimination, control and minimize the risks possible and consult with the safety committee to review। और ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज रह जाएगी कि एज ए पीरियडिकली, हफ्ता में, महीने में, 15 दिन में, या फिर आपको जैसा उचित लगे वैसा आपको रिव्यू या एग्जामिनेशन करना है हर जगह की। और सेफ्टी कमेटी के सामने आपको बात रखनी है और उस पर प्रिकॉशन भी लेनी होती है। अगर आप वर्कर या स्टाफ है और सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स हैं या फिर सेफ्टी कमेटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सब सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वोकेशनल ट्रेनिंग या पीडीपीटी कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आप भी उस सेफ्टी कमेटी में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। प्रत्येक माइंस में 15 दिन में, कोई माइंस 30 डेज में रखता है, तो 15 दिन में ही सेफ्टी कमेटी के जो मीटिंग होती है आप परमिशन लेके अपॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइंस विल सबमिट ए कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान टू द रीजनल इंस्पेक्टर हु मे एट एनी टाइम ऑर्डर टू। हाँ, इसके बाद कहता है ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि एक एसएमपी की कॉपी किसको देगा? RIM यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देगा। और रीजनल इंस्पेक्टर को अगर कुछ उसमें डिफेक्ट या कुछ बात त्रुटि लगी तो
वो अपने त्रुटि को सुधारने के लिए आपको कहा जाएगा और उस पर आपको अमल भी होना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंट ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसके बाद ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एसएमपी को वो लागू करें विथ सही तरीके से। यानी कि आज की हम लोग की चैप्टर जो क्लास स्टार्ट हुई है माइन वर्किंग में, यानी कि रेगुलेशन 104 से लेके 132 तक माइन वर्किंग के बारे में बताया गया है। पहला तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, उसके बाद मैनुअल ओपन कास्ट मैनुअल, फिर मैकेनाइज्ड, फिर स्टोविंग डिप्लेयरिंग, ये सब इसी में रखा गया है। फिर स्पोल बैंक देखेंगे, ट्रांसपोर्ट रूल, डेवलपमेंट वर्क, कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये सब सारे माइंस से रिलेटेड जो भी वर्किंग होता है या फिर वर्क है वो माइन वर्किंग चैप्टर 10, सीएमआर चैप्टर 10 और रेगुलेशन 104 से 136 या 32 तक हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। आप लोग एज ए सटीक तरीके से पर डे एक एक लेक्चरर को देखते जाएं ताकि आपको याद रहे। और हमसे कुछ अगर त्रुटि या डाटा में मिस्टेक होती है तो हमें भी आप कमेंट में करके बताएं। एज वेल एज हम कोई टीचर या फिर एज ए फैकल्टी है नहीं, बट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोल इंडिया का, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए या कंटिन्यूटी रखने के लिए मैं एज ए वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज हमारा कोई एज ए मोटिव नहीं है कि यूट्यूबर बन जाऊं या फिर पैसे को लेके कभी मोटिव रहा नहीं। एक त्रुटि हो गई थी हमसे कि बर्न वो शायद मैंने दिमाग से या कुछ मिस्टेक के कारण डाटा गलत नहीं था, बट हल्का सा डाटा खराब हो गया था कि बर्न जो हम लोग बनाते हैं, ये जो बेस रहता है बर्न का नीचे का, ये 2.5 मीटर रहता है और ऊपर ये 1 मीटर रहता है, और जो बर्न का जो हाइट रहता है ये डायमीटर ऑफ व्हील रहता है। किसका डायमीटर किसका रहता है? चक्का का। कौन चक्का का? डंपर की चक्का का। ठीक है, तो ये शायद एक मैंने क्या कह दिया था, ये 2 मीटर कर दिया था, 2 मीटर कर दिया था, बट जबकि ये 2.5 मीटर होता है। ओके, आप करेक्शन कर लेना। तो आज की क्लास हमारी यहीं रहती है। नेक्स्ट क्लास हम लोग रेगुलेशन 105 देखेंगे, यानी कि मैनुअल ओपन कास्ट। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।